हिमालय की विशाल चोटियों के ठीक नीचे, जहां बादलों का घर था, वहां नीलगुंज नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। यह गांव बाहर से देखने में जितना शांत और मनोहर था, इसके जंगलों में उतने ही गहरे रहस्य दबे हुए थे। इस गांव की ऊबड़-खाबड़ गलियों के अंत में एक पुरानी मिट्टी की झोपड़ी थी। वहां रहता था आर्यन। 19 साल का यह युवक कदकाठी में मजबूत था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक तलाश रहती थी। वह तलाश थी अपने पिता विक्रम की, जो 14 साल पहले एक बर्फीली रात को जंगल की ओर गए और फिर कभी नहीं लौटे। आर्यन के पास यादों के नाम पर सिर्फ एक पुराना लकड़ी का खिलौना था, जिसे उसके पिता ने खुद तराशा था। उस सुबह आर्यन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी पुरानी कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। तभी गांव के मुखिया गजानन वहां पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सावित्री भी थी, जिनके हाथ में ताजा मक्खन और रोटियों की थाली थी। आर्यन बेटा, आज फिर भूखे पेट काम शुरू कर दिया। ले, पहले यह खा ले। सावित्री ने बड़े दुलार से कहा। आर्यन ने रुककर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता तो थी, पर एक अजीब सा बोझ भी था। उसने धीरे से कहा, मौसी, आप और काका पिछले 14 सालों से मेरा पेट भर रहे हैं, लेकिन अब मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं और ज़्यादा आपके ऊपर निर्भर रहूं। मुझे शर्म आती है कि मैं जवान होकर भी आप लोगों की मेहनत की रोटी खा रहा हूं। पगले, हमने तुझे हमेशा अपना बेटा माना है और बेटा कभी बोझ नहीं होता, लेकिन मैं तेरे स्वाभिमान को भी समझता हूं। अगर तू वाकई कुछ करना चाहता है तो वक्त आ गया है कि तू उस सीमा को पार करे जहां जाने से लोग डरते हैं। गजानन ने दूर दिख रहे एक काले घने पर्वत की ओर इशारा किया। वह काला पर्वत था। गांव के लोग कहते थे कि उस पर्वत पर साया रहता है, लेकिन वहां ऐसी जड़ी बूटियां और कीमती लकड़ियां मिलती हैं जिन्हें शहर के बाजारों में बेचकर कोई भी रातों रात अमीर बन सकता है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है आर्यन, लेकिन अगर तू संभल कर रहे तो वह पर्वत तुझे वह सब दे सकता है जिसका तू हकदार है। बस याद रखना, शिखर के पास एक पुरानी गुफा है, उसके पास कभी मत फटकना। आर्यन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दृढ़ निश्चय के साथ बोला, काका, मौत का डर मुझे मेरे पिता की आस से ज्यादा बड़ा नहीं लगता। मैं कल सुबह ही निकलूंगा। अगली सुबह जब ओस की बूंदें पत्तों पर जमी थीं, आर्यन काले पर्वत की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, हवा ठंडी और भारी होने लगी थी। पक्षियों की चहचहाहट कम हो गई थी और उसकी जगह एक अजीब सी सरसराहट ने ले ली थी। दोपहर होते होते आर्यन उस घने हिस्से में पहुंच गया जहां सूरज की रोशनी जमीन को नहीं छू पाती थी। तभी उसे एक मधुर और सम्मोहक संगीत सुनाई दिया। वह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद गा रही हो। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। वह भूल गया कि काका ने उसे गुफा से दूर रहने को कहा था। झाड़ियों को हटाते ही उसके सामने एक अद्भुत नजारा था। एक ऊंचे पत्थर पर एक विशाल लाल तोता बैठा था। वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं लग रहा था। उसका आकार सामान्य से 2 गुना था। जैसे ही आर्यन ने कदम आगे बढ़ाया, तोते ने अपने पंख फैलाए और एक गहरी इंसानी आवाज में बोला, रुको आर्यन, तुम्हारे कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां जाने की हिम्मत तुम्हारे पिता के सिवा आज तक किसी ने नहीं की। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम मेरा नाम जानते हो और मेरे पिता को भी? तोते ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा। विक्रम, वह एक शूरवीर था। वह यहाँ किसी को बचाने आया था, पर खुद इस पहाड़ के रहस्यों में खो गया। मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक इंसान था, जिसे एक प्राचीन श्राप ने इस रूप में कैद कर दिया है। आर्यन का डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था।
क्या मेरे पिता जीवित हैं? बताओ, कहाँ है वो? तोता धीरे से उड़ा और आर्यन के कंधे के पास आकर बोला, वह जीवित है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां तुम बिना मेरी मदद के नहीं पहुंच सकते। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करना होगा। क्या तुम एक तोते की बात पर भरोसा करोगे, या अपने उन गांव वालों की जिन्होंने तुम्हें सालों तक सच से दूर रखा? आर्यन क्षमकश में पड़ गया। एक तरफ उसके पिता का प्रेम था और दूसरी तरफ वह अनजाना खतरा जिसकी चेतावनी गजानन काका ने दी थी। लेकिन उसके पिता के जीवित होने की उम्मीद ने उसके सारे डर को दबा दिया। पर्वत की ओट में छिपी वह गुफा किसी विशाल अजगर के खुले मुंह जैसी लग रही थी। उसके भीतर से आती ठंडी हवाएं किसी के फुसफुसाने का एहसास करा रही थी। तोता आर्यन के सिर के ऊपर मंडरा रहा था। डरो मत आर्यन, तोते की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजी। तुम्हारे पूर्वजों का साहस तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। इस गुफा के अंत में वह महारत्न है जो मेरे और तुम्हारे पिता के भविष्य की चाबी है। आर्यन ने अपनी मशाल सुलगाई। आग की रोशनी पड़ते ही गुफा की दीवारें चमक उठी। वहां साधारण पत्थर नहीं, बल्कि अभ्रक और स्फटिक के नक्काशीदार स्तंभ थे। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, मशाल की रोशनी एक कोने में रखे एक प्राचीन पत्थर के संदूक पर पड़ रही। आर्यन ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन हटाया। भीतर कोई सोना या चांदी नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा नीला रत्न था जो किसी जीवित हृदय की तरह धड़क रहा था। उस रत्न से निकलने वाली नीली रोशनी ने पूरी गुफा को सराबोर कर दिया। इसे उठा लो आर्यन। तोता उसके पास आकर बैठ गया। यह नील हृदय है। इसे छूते ही तुम्हें अपने पिता की परछाई दिखने लगेगी। जैसे ही आर्यन ने रत्न को छुआ, उसके दिमाग में धुंधली तस्वीरें तैरने लगीं। उसके पिता विक्रम किसी से लड़ रहे थे। उनके हाथ में यही रत्न था और सामने एक साया था जो बिल्कुल गजानन काका जैसा दिख रहा था। आर्यन का सिर चकराने लगा। क्या वाकई काका ने उसके पिता के साथ कुछ बुरा किया था? तोते ने धीमे से कहा, देखा तुमने? गजानन ने तुम्हारे पिता से यह रत्न छीनने की कोशिश की थी। जब वो सफल नहीं हुआ तो उसने तुम्हारे पिता को पर्वत की गहराइयों में कैद करवा दिया और तुम्हें पालने का नाटक किया ताकि वह इस रत्न का पता लगा सके। आर्यन रत्न और संदूक में रखी कुछ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर गांव लौटा। उसका मन भारी था। जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो गजानन काका और सावित्री मौसी उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गजानन की नजर उन स्वर्ण मुद्राओं और उस चमकते रत्न पर पड़ दी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा डर था। आर्यन, ये तुम कहां से लाए? गजानन की आवाज में घबराहट थी। आर्यन ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वहीं से काका, जहां जाने से आपने मुझे मना किया था। ये मेरे पिता की अमानत है ना? बेटा, यह चीजें श्रापित हैं। इन्हें तुरंत यहाँ से हटा दो। गजानन, हमें इसे राजा प्रताप सिंह के पास ले जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। आर्यन को तोते की बात याद आई। उसे लगा कि सावित्री और गजानन अब राजा की आरडीएच लेकर उससे यह रत्न छीनना चाहते हैं। उस रात गजानन काका ने आर्यन को बहुत समझाया। आर्यन, ये रत्न साधारण नहीं है। ये अरण्य लोक की शक्तियों को जगा सकता है। राजा प्रताप सिंह के पूर्वजों ने इस पर्वत पर पहरा बिठाया था ताकि कोई इसे जागृत न कर सके। अगर राजा को पता चला कि यह तुम्हारे पास है तो वह पूरे गांव को जला देगा। आर्यन ने दिखावे के लिए हाँ कह दी, लेकिन उसने रत्न को अपनी झोपड़ी के नीचे एक गुप्त गड्ढे में छिपा दिया और सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं लेकर गजानन के साथ महल की ओर चल पड़ा। राजा प्रताप सिंह का महल भव्य था। गजानन ने राजा के सामने झुककर स्वर्ण मुद्राएं पेश की। राजा ने एक मुद्रा उठाकर उसे दांतों से दबाया और मुस्कुराया। गजानन, तुम एक ईमानदार मुखिया हो, लेकिन क्या बस इतना ही मिला? सुना है उस गुफा में एक नीला रत्न भी था। आर्यन चौंक गया। राजा को रत्न के बारे में कैसे पता चला? उसने गजानन की ओर देखा।
जो खुद पसीने पसीने हो रहे थे। राजा ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, युवक, तुम बहादुर दिखते हो। अगर तुम वह रत्न मुझे लाकर दोगे तो मैं तुम्हें राजसी सेना में सेनापति बना दूंगा और तुम्हारे पिता की तलाश के लिए पूरी सेना लगा दूंगा। लेकिन अगर तुमने वह रत्न छिपाया तो अंजाम बुरा होगा। इनाम के तौर पर राजा ने उन्हें धन की एक छोटी थैली दी और विदा किया। लौटते समय आर्यन के मन में गजानन के प्रति नफरत और बरा गई। उसे यकीन हो गया कि गजानन ने ही राजा को रत्न के बारे में बताया है। रास्ते में आर्यन को फिर वही तोता मिला। वह एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था। देखा आर्यन, गजानन ने राजा के साथ मिलकर सौदा कर लिया है। वे रत्न भी चाहते हैं और तुम्हें रास्ते से हटाना भी। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। कल रक्त पूर्णिमा है। उस रात रत्न की शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। तुम्हें उस रत्न को पर्वत के शिखर पर ले जाना होगा और उसे प्राचीन कुंड में विसर्जित करना होगा। तभी तुम्हारे पिता आजाद होंगे और मैं अपने असली रूप में वापस आ पाऊंगा। आर्यन ने मुट्ठियां भींच ली। मैं गजानन काका और राजा दोनों को दिखा दूंगा कि एक बेटे का संकल्प क्या होता है। वह यह नहीं जानता था कि सयाने गजानन काका और उस रहस्यमयी सन्यासी की नजरें उस पर जमी हुई थी, जो अब गांव की सरहद पर पहुंच चुका था। आर्यन बेटा, डरना मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। महल से लौटने के बाद आर्यन का दिल अशांत था। राजा प्रताप सिंह की आंखों में जो लालच उसने देखा था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। गजानन काका के प्रति उसकी नफरत अब कड़वाहट में बदल रही थी। उसे लगा कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ उससे कुछ छिपा रहा है। वह रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन जैसे ही सूरज की पहली लालिमा पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी, आर्यन अपनी कुल्हाड़ी लेकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। लेकिन इस बार वह शिखर पर नहीं, बल्कि उस पुरानी बावड़ी के पास रुका जहां गांव के जानवर पानी पीते थे। वहीं एक बरगद के घने पेड़ के नीचे उसे वही रहस्यमयी सन्यासी मिले, जिनकी चर्चा गांव की सरहद पर हुई थी। उनके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। उनकी आंखें इतनी तेजस्वी थीं कि आर्यन चाहकर भी उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। ठहरो पुत्र। सन्यासी की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसने आर्यन के कदमों को जमीन से चिपका दिया। महात्मा, मुझे जाने दीजिए। मुझे अपने पिता को ढूंढना है। मेरे पास समय बहुत कम है। पिता को ढूंढने जा रहे हो या उनकी आत्मा को फिर से कष्ट देने? जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वह मुक्ति का नहीं, विनाश का द्वार है। आर्यन चौंक गया। आप क्या कह रहे हैं? उस तोते ने मुझे बताया है कि मेरे पिता उस पर्वत की गहराइयों में कैद हैं और यह रत्न उन्हें आजाद कर सकता है। सन्यासी धीरे से उठे और आर्यन के करीब आए। उन्होंने अपना हाथ आर्यन के सिर पर रखा। अचानक आर्यन को लगा जैसे उसके दिमाग में हजारों दृश्यों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। उसने देखा 14 साल पहले की एक भयानक रात। पहाड़ पर बिजली कड़क रही थी। उसका पिता विक्रम और गजानन काका कंधे से कंधा मिलाकर एक भयानक साये से लड़ रहे थे। वह साया कोई और नहीं बल्कि वही पक्षी था जो उस समय एक विशाल दानव के रूप में था। सन्यासी ने बोलना शुरू किया। आर्यन, तुम्हारा पिता कोई साधारण लकड़ी काटने वाला नहीं था। वह नीलगुंज का रक्षक था। यह पहाड़ जिस पर तुम चढ़ते हो वह वास्तव में अजगरू नाम के एक पिशाच का कारागार है। 14 साल पहले अजगरू ने अपनी शक्तियों से गांव को तबाह करने की कोशिश की थी। तुम्हारे पिता ने उस पिशाच की सारी शक्ति को इस नील हृदय रत्न में कैद कर दिया था। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो वह तोता अजगरू का ही एक अंश है। जब रत्न में उसकी शक्ति कैद हुई तो वह पिशाच एक कमजोर पक्षी बन गया। उसे आजाद होने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसका खून उसके पिता जैसा हो, शुद्ध और साहसी। इसीलिए उसने तुम्हें चुना। वह तुम्हें मोहरा बना रहा है। आर्यन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था।
लेकिन गजानन काका ने मुझे सच क्यों नहीं बताया? उन्होंने क्यों कहा कि पिता लापता हो गए? क्योंकि विक्रम ने उनसे कसम ली थी। विक्रम जानते थे कि अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पिता एक नायक थे तो तुम भी उसी खतरे की ओर बढ़ोगे। गजानन ने तुम्हारी रक्षा के लिए दुनिया की नजरों में बुरा बनना स्वीकार किया। उन्होंने गांव वालों को चुप रहने को कहा ताकि अजगरू तुम्हें पहचान न सके। वह तुम्हें एक साधारण जीवन देना चाहते थे। सन्यासी ने अपने झोले से एक पुरानी आधी जली हुई चिट्ठी निकाली। यह तुम्हारे पिता ने गजानन को लिखी थी। आर्यन ने कांपते हाथों से वह पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, गजानन भाई, मैं अजगरू को शांत करने के लिए खुद को इस प्राचीन बावड़ी के जल में अर्पित कर रहा हूं। मेरा बेटा आर्यन, उसे कभी पता न चले कि उसका बाप कैसे उसे छोड़ कर चला गया। उसे बस इतना बताना कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा। उसकी रक्षा करना ही अब तुम्हारा धर्म है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह अपना दुश्मन समझ रहा था, वह उसका सबसे बड़ा शुभ चिंतक निकला। जिसे वह अपना मसीहा समझ रहा था, वह पिशाच था। पुत्र, आज रात रक्त पूर्णिमा है। वह तोता तुम्हें शिखर पर बुलाएगा। वह तुमसे रत्न को उस प्राचीन कुंड में डालने को कहेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो अजगरू फिर से जीवित हो जाएगा और तुम्हारे पिता का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। वह पिशाच आज रात होते ही सबसे पहले इस गांव को भस्म करेगा। आर्यन की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी आंखों में अब पश्चाताप और क्रोध के आंसू थे। मैं क्या करूं महात्मा? मैंने तो राजा प्रताप सिंह को भी इस बारे में बता दिया है। वह भी रत्न के पीछे आ रहे होंगे। सन्यासी ने एक प्राचीन खंजर आर्यन को दिया। इसका उपयोग तभी करना जब साहस जवाब दे जाए। याद रखना, रक्त का कर्ज सिर्फ रक्त से ही चुकता है। तुम्हें शिखर पर जाना होगा, लेकिन पिशाच को आजाद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। आर्यन ने खंजर लिया और सन्यासी के पैर छुए। अब उसका लक्ष्य बदल चुका था। वह अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन उसे पता था कि अजगरू बहुत मायावी है और राजा की सेना भी रास्ते में होगी। आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा था। रक्त पूर्णिमा की रात अपनी पूरी भयावहता के साथ नीलगुंज की वादियों पर उतर रही थी। चांद, जो आमतौर पर शीतलता बिखेरता था, आज किसी घायल योद्धा की आंख की तरह लाल सुर्ख हो गया था। काले पर्वत की चोटियों पर जमी बर्फ उस लाल रोशनी में ऐसी लग रही थी जैसे पहाड़ पर खून की नदियां बह रही हों। आर्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। उसके एक हाथ में वह चमकता हुआ नील हृदय रत्न था और दूसरे में वह प्राचीन खंजर जो सन्यासी ने उसे दिया था। हवा इतनी तेज थी कि उसे अपने पैर जमीन पर टिकाए रखने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। तभी बादलों को चीरता हुआ वह तोता नीचे उतरा। देर मत करो आर्यन। तोते की आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं थी। उसमें एक कर्कशता थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। चंद्रमा अपने चरम पर है। वह सामने दिख रहा प्राचीन कुंड हजारों वर्षों से सो रहा है। जैसे ही तुम रत्न को उस कुंड के बीचों बीच बने चक्र में रखोगे, तुम्हारे पिता आजाद हो जाएंगे और मैं भी इस पक्षी की देह से मुक्त हो जाऊंगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं अजगरू? तुमने कहा था कि रत्न लाते ही तुम उनसे मिलवाओगे। तोता हवा में मंडराने लगा। वो यहीं हैं, हर जगह। इस पहाड़ के कण कण में उनकी आत्मा कैद है। जैसे ही कुंड में आग जलेगी, उनकी रूह को मुक्ति मिलेगी। क्या तुम्हें अपने पिता पर भरोसा नहीं है, या तुम भी उन गांव वालों की तरह डरपोक निकले? इससे पहले कि आर्यन कुछ कहता, नीचे की ओर से मशालों की एक लंबी कतार दिखनी शुरू हुई। घोड़ों की टापों की आवाज और तलवारों की खनक हवा में तैर रही थी। राजा प्रताप सिंह अपनी पूरी सेना के साथ शिखर पर पहुंच चुका था। रुको, राजा की आवाज गूंजी। ये रत्न राजसी अमानत है। आर्यन, इसे मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अजगरू राजा को देखकर जोर से चीखा। उसे डर था कि राजा का लालच उसकी योजना को बिगाड़ देगा। आर्यन, यह राजा तुम्हें मार डालेगा।
यह रत्न सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। तुरंत इसे कुंड में डालो। राजा की आंखों में वही खूनी लालच था जो अजगरू की आंखों में था। आर्यन अब दो शैतानों के बीच फंस गया था। एक उसे भावनाओं से छल रहा था और दूसरा अपनी शक्ति से। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया। वह गजानन काका थे। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था, बस एक जलती हुई मशाल थी। उनके पीछे सावित्री मौसी और वह सन्यासी भी थे। आर्यन, पीछे हटो। गजानन चिल्लाए। राजा साहब, आप जिसे रत्न समझ रहे हैं वह विनाश का बीज है। इसे हासिल करने का मतलब है मौत को दावत देना। राजा प्रताप सिंह हंसा। मुखिया, तुम हमेशा से एक बुजदिल रहे हो। सैनिकों, इस लड़के से रत्न छीन लो। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, आसमान में बिजली कड़की। अजगरू का आकार बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह सुंदर पक्षी एक विशालकाय छायादार राक्षस में बदल गया। सैनिक डर के मारे पीछे हटने लगे। पिशाच अजगरू अपनी असली आवाज में दहाड़ा। मूर्ख इंसानों, यह रत्न मेरा हृदय है। 14 साल तक मैं इस नन्हे पक्षी के शरीर में तांड पा हूं। आज मैं इस पूरे साम्राज्य को श्मशान बना दूंगा। अजगरू ने अपनी शक्ति से आर्यन को हवा में उठा लिया। रत्न मुझे दो। आर्यन ने हवा में छटपटाते हुए सन्यासी की ओर देखा। सन्यासी ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, रत्न को कुंड में मत डालना। इसे अपने खंजर से तोड़ दो। आर्यन समझ गया। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को अजगरू की पकड़ से छुड़ाया और कुंड की ओर दौड़ा। जाओ आर्यन, अपने पिता के गौरव की रक्षा करो। पिशाच अजगरू ने गजानन पर हमला किया। गजानन जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं था। आर्यन कुंड के पास पहुंचा। उसने रत्न को पत्थर पर रखा और सन्यासी का दिया हुआ खंजर हवा में लहराया। ये मेरे पिता के धोखे के लिए। आर्यन ने खंजर को पूरी ताकत से रत्न के बीचों बीच मार दिया। एक कान फाड़ा देने वाला धमाका हुआ। रत्न के हजारों टुकड़े हो गए। रत्न के टूटते ही पिशाच अजगरू की शक्ति बिखरने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगीं। नहीं, यह असंभव है। एक साधारण बालक ने मुझे हरा दिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें नीलगुंज पर पड़ी थीं, तो पहाड़ काला नहीं बल्कि हरियाली से भरा हुआ दिख रहा था। राजा प्रताप सिंह और उसकी सेना वहां से भाग चुकी थी। गांव के लोगों को अब पता चल गया था कि उनके असली रक्षक कौन थे। आर्यन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। गजानन काका और सावित्री मौसी उसके पास थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थी। काका, मुझे माफ कर दीजिए। आर्यन ने धीरे से कहा। माफी कैसी बेटा? तुमने तो हमारे गांव का कर्ज चुका दिया। आज से तुम सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि इस अरण्य लोक के संरक्षक हो। वह जानता था कि उसके पिता अब उसके पास नहीं है, लेकिन उनकी वीरता उसके खून में हमेशा दौड़ती रहेगी। नीलगुंज अब सुरक्षित था और काला पर्वत अब एक डरावनी याद नहीं, बल्कि बलिदान का प्रतीक बन चुका था। सच्चा धन और शक्ति वह नहीं जो हमें दिखाई देती है, बल्कि वह है जो हमारे चरित्र और बलिदान में छिपी होती है। आंखों पर पड्ढा संदेह का पर्दा अक्सर अपनों को दुश्मन बना देता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है।